नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजश्री दवाई। तो जी हां, हरियाणा में नामांकन प्रक्रिया चल रही है। तमाम दिग्गज नामांकन कर रहे हैं। हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ यहां पर मिलकर चुनाव लड़ रही है। नामांकन प्रक्रिया आज हुई है एक सीट पर कुरुक्षेत्र में। जेजेपी में भी जोड़ तोड़ की स्थिति जारी है, लेकिन उसके बावजूद जेजेपी जीत का दम भर रही है। वहीं इनेलो भी चुनाव में अच्छे प्रदर्शन का दावा कर रही है। खैर, ये तमाम तरह की जो प्रतिक्रियाएं वो देखने को मिल रही है प्रदेश में। पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम सैनी ने कहा कि 60 साल के शासन और बीजेपी 10 साल के शासन में जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस के राज में केवल भ्रष्टाचार ही नजर आया। इसके अलावा एक बार फिर से सीएम सैनी 10 की 10 सीट जीतने का दावा करते नजर आए। अगर हम 55-60 सालों का कांग्रेस का शासन देखें और 10 वर्षों का ये नरेंद्र मोदी जी का शासन देखें, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। अगर कांग्रेस का शासन देखें, भाइयों भ्रष्टाचार नजर आता है। और अगर यहाँ हरियाणा के अंदर देखें, हरियाणा के अंदर भी भ्रष्टाचार नजर आता है और खाली घोषणाएं दिखाई देती हैं। किसानों को 2 रुपए का 5 रुपए का चेक दिया जाता है। भाइयों, ये 2024 का चुनाव 4 जून को रिजल्ट आएगा। आज पूरा देश एक ही बात बोल रहा है कि अब की बार आज पूरा देश एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार 400 पार सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। वहीं नारनौल पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया है। इसके अलावा बीजेपी पर हुड्डा ने जमकर निशाना साधा। हुड्डा साहब, काफी जो टिकट नहीं मिले हैं, काफी थोड़े नाराज चल रहे हैं आपके नेता। कोई नाराज नहीं है, टिकट तो पार्टी का फैसला है। वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि उनके बेटा सीएम के दावेदार हैं। कोई बात नहीं है, सबका क्या, आप भी बन जाओ दावेदार। अमित शाह का कहना है कांग्रेस हार के लिए दिग्गजों को तो राजनीति में होता है, वो अगर दावेदारी नहीं करेगा तो राजनीति में आगे कैसे बढ़ेगा। हरियाणा में राजनीतिक हलचल जोरों पर है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जब से कांग्रेस की लिस्ट आई है, कांग्रेस में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बीजेपी ने अपनी लिस्ट पहले ही जारी कर दी थी। अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी सामने आ गई है। ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक भी अब हरियाणा पहुंचना शुरू हो गए हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह पहुंचे हुए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हरियाणा के रण में तमाम नेता नजर आ रहे हैं, अपने अपने पार्टी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी की बात करें तो जेजेपी में लगातार भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि हर एक पार्टी ये दम भर रही है कि आगामी चुनाव में नतीजे उनके पक्ष में होंगे। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में नाराजगी कैसे दूर होती है। कांग्रेस क्या एकजुट नजर आती है। बीजेपी का 400 का पार का जो नारा है वो कितना सफल होता है। इसके अलावा जेजेपी किस हद तक अपनी पार्टी को संभाल पाती है, इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल इंतजार है 25 मई का और उसके बाद 4 जून का, जब नतीजे सामने आ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो वार पलटवार का दौर जारी है, बयानबाजी जोरों पर है। अब किसका पलड़ा भारी होगा, खैर ये तो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। रामराज जी हैं, शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, बजरंग दास गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक चौधरी जी जेजेपी की प्रवक्ता हैं, रजत पंजेटा इनेलो प्रवक्ता, सुखबीर तंवर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो रामराज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी सर। एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, अपराध में नंबर 1 है प्रदेश, बेरोजगारी में नंबर 1 है। इसके अलावा कांग्रेस जो है वो जीत का दम भर रही है। क्या कुछ कहेंगे? देखो, जैसा कि आपको मालूम है, ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। ये चुनाव भारत का भविष्य तय करेगा। एक तरफ तो कौरव सेना है, एक तरफ पांडव सेना है। ये धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, क्योंकि एक तरफ तो राम के मानने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण के मानने वाले हैं, एक तरफ भगवान राम का विरोध करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण का विरोध करने
वाले हैं, सनातन का विरोध करने वाले हैं। हमारे देश की जनता जाग चुकी है, उनको कमजोर नेतृत्व नहीं चाहिए, तो बहुत ही मजबूत नेतृत्व चाहिए जो कतर में फांसी की सजा इन हमारे भारतीयों की होगी, 9 के 9 भारतीयों को है कुशल वापस लिया है। ऐसा है मोदी जी का नेतृत्व। और वहाँ पे जब हमारे छात्र यूक्रेन में फंस गए थे तो महाशक्ति का ठीक है राम जी, लेकिन आज राहुल गांधी ने नामांकन भरा, अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार, क्या कुछ कहेंगे इसे लेकर? केंद्रीय नेतृत्व तो निशाना साध ही रहा है और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस पर बयान दिया है, आप क्या कुछ कहेंगे? देखो, एक तरफ तो राहुल गांधी है, लोगों ने तय करना है राहुल गांधी को वोट देना है या मोदी जी को वोट देना है। वही मैंने आपको बता दें तो एक तरफ तो कमजोर नेतृत्व है भाई, जो विदेश में उस टाइम के प्रधानमंत्री जी जाते थे, कोई पूछता तक नहीं था, चाय बिल्कुल रखते थे, शिक्षा ये चाहिए। दूसरी तरफ हमारा मजबूत नेतृत्व है, वो हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं, कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं जर्मन का चांसलर है, ऐसे वेलकम होता है। मैंने आपसे सीधा सवाल ये पूछा है कि अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार राहुल गांधी, उस पर क्या कहेंगे? वो डर के भाग गए, अमेठी छोड़ दी। ठीक है बजरंग जी, इस पर जवाब, कई केंद्रीय नेतृत्व निशाना साध रहे हैं बजरंग जी कि राहुल गांधी अमेठी से डर के भाग गए, जब इससे पहले हार गए थे 2019 में तो 4 साल तक उसके बाद नजर नहीं आए, यही कारण है कि वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए राजश्री जी, डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जुमले, झूठे नारे, झूठे वादे की सरकार है। हरियाणा में नारा दिया अब की बार 75 पार, 40 में अटक गए। इवन के पास कोई मुद्दा नहीं है, अब की बार 400 पार, 150 से नीचे रहने, 150 के ऊपर चढ़ने। इनको बुला लो, राशि इनको बुला लो, हम चुप बैठे हैं, इनको बुला लो। ठीक है बजरंग जी, लेकिन परंपरागत सीट रही है अमेठी, वो छोड़कर रायबरेली से चुनाव क्यों? हाँ। सुनिए, वो भी हमारी सोनिया गांधी जी की सीट थी। हाँ। वो सीट कौन सी है? हाँ। जहां कैंडिडेट खड़ा करा है वो भी हमारा परिवार का सदस्य है, हमारे सारे सदस्य है। मैं बताना चाहता हूं आज हालात क्या है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपने सुना शर्मा जी का बयान, कोई बात है? कोई महंगाई पे बात की, बेरोजगारी की बात करी, खराब कानून व्यवस्था की बात करी, किस प्रकार किसान लूट पीट रहा है उस पर कोई बात की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या है मोदी जी गारंटी? जनता पूछ रही है भी आपने हमारे साथ जाति क्यों की, हमें दुड़ा कर क्यों पिटा? किसान पूछता है, 70 पूछते हैं, आंगनवाड़ी महिलाएं पूछती है, चुने सरपंच पूछते हैं भी हमारे साथ जाति क्यों की, हमारे ऊपर डंडे क्यों बरसाए? किसान पूछता है हमें झूठे मुकदमे बनाकर हमें जेलों में क्यों ठोका गया, हमारे ट्रैक्टरों के टायर क्यों फोड़े गए? 750 किसान हमारे शहीद हो गए, जवाब मांगते हैं। चलिए, लेकिन मैंने अमेठी सीट पर पूछा इसलिए क्योंकि 1967 से आप लोग लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं वहाँ पर। 2014 में स्मृति ईरानी हारी, 2019 में वो जीत गई। सवाल राजश्री जी, सवाल के अंदर जवाब निकलता है, किस नाम पे वोट मांगेंगे? इस नाम पे वोट मांगेंगे। हमने दुड़ा कर आप लोगों को पिटा, किसानों को पिटा, शहीद करवा दिए 750। चलिए, तो बीजेपी तो ये कह रही है कि अमेठी से वायनाड गए, फिर वायनाड से रायबरेली आ गए राहुल गांधी। आप देखिए किस प्रकार इनका स्वागत जगह काले झंडों के साथ हो रहा है। मनोहर लाल जी जा रहे तो उनका हो रहा है, सैनी साहब मुख्यमंत्री का हो रहा है। उकराना के अंदर आपके चैनल ने दिखाया जनसभा की, मुख्यमंत्री 70% कुर्सियां बड़ी। चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ। विवेक चौधरी जी जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विवेक जी, सुनने के भी मन नहीं करता। मतलब रसगुल्ले खाए हैं, 4.5 साल मलाई खाई है। सर 25 मई को तो वोट डल जाएंगे, जनता तय कर देगी वो तो। विवेक जी, जेजेपी पार्टी का जोश कितना हाई है? लगातार जोड़ तोड़ की स्थिति देखने को मिल रही है, लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। जोगीराम सियाग का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रणजीत चौटाला चुनाव जीतेंगे, विधायक तो आपकी पार्टी से हैं वो। राजश्री जी,
बीजेपी पार्टी का आपने पूछा कितना उत्साह है। हम तो एक चीज जानते हैं, आज के दिन 10 के 10 कैंडिडेट लोकसभा के और एक कैंडिडेट विधानसभा का उतार के और उनके नामांकन करवाने का काम जननायक जनता पार्टी ने बहुत मजबूती से जी। किया। और आज तमाम प्रत्याशी फील्ड में हैं और लगातार प्रचार प्रसार में लगे। आज के दिन आना जाना लगा हुआ है, रोज कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग्स होती है। आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने कुरुक्षेत्र और अम्बाला का नॉमिनेशन कराया, तो दोनों ही जगह भारी संख्या में साथियों ने पार्टी का दामन थामने का काम किया। और अजय सिंह जी ने सिरसा में नॉमिनेशन कराने का काम किया, ठीक है, वहां भी लोग साथ जुड़ने का काम किया लोगों ने। आना जाना चुनाव के समय पे ये लगा रहता है, ठीक है। और आज के दिन मैं दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन रहा था, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहा था। एक प्रवक्ता तो विदेशों की सैर करने लग गए। चुनाव इंडिया में हो रहे हैं, किसी और देश में नहीं हो रहे। चुनाव इंडिया के अंदर हरियाणा में। अरे सुन लो भाई, सुन लो। पहली बार सवाल था, जोगीराम सियाह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आज आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अगर कोई भी आदमी, कोई भी विधायक, पार्टी का विधायक अगर किसी और पार्टी के झंडे के नीचे प्रचार करता हुआ दिखता है या वोट मांगता हुआ दिखता है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑडियो की ऑथेंटिकेशन अभी हम नहीं कर सकते, ना आप कर सकते, अगर आप बोलेंगे तो मैं सुनवा भी दूंगी। वो वीडियो है, उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं रणजीत चौटाला चुनाव जीतेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि रणजीत चौटाला चुनाव जीतेंगे, वो उनका व्यक्तिगत विचार होगा। आपने वीडियो वो नहीं देखी विधायक है, वो पार्टी के विधायक है। मेरी बात नहीं सुन रहे। आज तक आपके रिपोर्टर्स ने वो वीडियो नहीं पहुंचाने का काम किया जो अम्बाला में आज दुष्यंत चौटाला जी ने इसी सवाल के जवाब में देने का काम किया। चलिए, तो वो वीडियो भी तो सामने आई थी जब दुष्यंत जी ने साफ शब्दों में दुष्यंत जी ने का सामना करना पड़ा। नहीं, अब बात एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए राजश्री जी, एक सवाल का जवाब तो ले लीजिए। दुष्यंत जी ने बहुत साफ शब्दों में कहने का काम किया कि जो भी ऐसा काम करेगा उसके ऊपर सख्त से सख्त। तो वो तो शपथ ग्रहण समारोह के समय जब ये तमाम विधायक नजर आए थे तब तो कार्रवाई की नहीं आप लोगों ने? नहीं, आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता कार्रवाई की कि नहीं की। कार्रवाई तो अगर कार्रवाई होती तो बोलते हुए नजर नहीं आते। उन्होंने तो सीधा सीधा पद से इस्तीफा दे दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा ही दे दिया पद से। नजर तो विधानसभा में भी आए थे। अगर इतना ही किसी को किसी पार्टी से प्रेम तो जनता क्यों नाराज है फिर? जनता कहाँ नाराज है, आप बताइए। आपको जनता की नाराजगी नजर नहीं आती? नहीं, हमने तो वो तो 25 तारीख को आपने कहा सब सामने आ जाएगा और 4 जून को सामने आ जाएगा। वो तो सामने आएगा, वो तमाम पार्टियों के लिए है, पर्टिकुलर बीजेपी के लिए नहीं, वो तमाम पार्टियों के लिए है। जनता पार्टी से नाराज है तो मैं उसमें देखिए विवेक जी, बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं। इससे पहले जब सिरसा में आप लोग बैठक करने पहुंचे थे, मात्र 10-12 लोग थे वहाँ पर सुनने के लिए। नैना चौटाला पहुंची, वहाँ पे विरोध करने के लिए महिलाएं भी थी। दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे उचाना के पास, वहाँ पे भी विरोध हुआ था। करने का काम कर रहे थे, वो हमने भी दिखाने का काम किया। हमने भी बारी बारी दिखाने का काम किया। किन पार्टियों से जुड़े हुए लोग विरोध करने का काम कर रहे थे, आज जनता के बीच में जा रहे हैं। अम्बाला तो मैं कहूँ एक गढ़ रहा है किसान आंदोलन का। आज किसान साथी ट्रैक्टर लेके आए हुए थे दुष्यंत चौटाला जी के साथ नॉमिनेशन भरवाने में। कोई ऐसा विरोध नहीं। जहाँ पे विरोध है वो कुछ गिने हुए लोग हैं जो पार्टियों के हमने स्पष्ट करने का काम किया कि किस पार्टी के कौन। चलिए, जोगीराम सियाह वैसे भी अपने पद से इस्तीफा तो दे चुके हैं, पार्टी में बने हुए हैं, वो अलग बात है। हाँ, उनको अगर हरियाणा न्यूज की उन तक पहुंच है तो हरियाणा न्यूज उनको सलाह दे दे कि इस्तीफा भी दे दे विधायक। सर हम क्यों सलाह देंगे? वो तो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि रणजीत चौटाला जीतेंगे। आपको भी पता है जेजेपी से आपने भी प्रत्याशी वहां पर उतारा है। अगर वो रणजीत चौटाला की जीत का दावा कर रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं पार्टी को ही नुकसान है। बरवाला से विधायक का भी अपना एक आधार होता है, जन आधार होता है। कोई बात आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना भी काम पार्टी का है, पार्टी ही कार्रवाई करेगी। अगर कोई गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई भी पार्टी करेगी। मैंने राजश्री जी, आपने सवाल बहुत पूछे, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। मैं बीच में आपने रोक दिया अपने सवालों के उसमें। मैंने इनसे पूछा कि आप कभी विदेश ले गए, कभी कहीं ले गए। आज हरियाणा की बात कोई नहीं कर रहा, हरियाणा के हितों की बात कोई नहीं कर रहा। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां ये बता दें कि इनके जब सांसद रहे, इनके सांसदों ने हरियाणा के हित की आवाज उठाने का कब काम किया। हम तो ये जानते हैं, दुष्यंत चौटाला जी जब सांसद थे, दुष्यंत जी ने बखूबी
संसद के अंदर हरियाणा की आवाज उठाने का काम किया, चाहे ट्रैक्टर का ठीक है, टैक्स हो, राम जी चाहे इसका जवाब देंगे, इस पर जवाब हम हरियाणा लेंगे। को आग में जलाने का काम हो, ठीक उसके है, खिलाफ राम जी से आवाज जवाब लेंगे इस पर। उठाने का रजत जी काम हमारे किया। साथ बने हुए हैं। पर रजत जी, ना इनेलो की अगर हम बात करें आगामी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? 10 सेकंड में राजश्री जी, ठीक ना है। तो कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब होगा, ना ही बीजेपी के पास इसका हाँ, कोई ठीक है, जवाब जवाब होगा। देंगे इसका, कारण क्या बने है, रहेगा। इनके विवेक जी हमारे सांसद साथ, रजत जी के सिर्फ पास भड़के जी, गए हैं, रजत जी। वहाँ हरियाणा की आवाज नहीं उठाई उन्होंने। ठीक है, रजत जी, इनेलो की तैयारी की अगर हम बात करें तो किस तरह का है माहौल? जी, ठीक है। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल जो पार्टी है वो सीधा सीधा जमीनी स्तर से जनता के साथ जुड़ी हुई पार्टी है। जनता की आवाज उठाने का काम सड़क से सदन तक करती रही है। जो हमारी पद यात्रा हमने प्लान करी थी, जो हमारी पिछले साल फरवरी के महीने में श्रृंगार गांव से जो हमने जिसकी शुरुआत करी थी, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि पार्टी सीधा जनता से जुड़कर जनता के क्या दुख सुख हैं, जनता की क्या समस्याएं हैं, उनके साथ जुड़कर सीधा सीधा एक संवाद कर और जनता के साथ जुड़ने का काम जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल ने किया। इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता हमेशा ही कहीं पे कोई अनदेखी हो रही है, कहीं कर्मचारी हैं, कहीं किसान हैं, कहीं मुआवजे की बात है, कहीं मंडियों की बात है, कहीं उठान की बात है। तो कोरोना काल से लेकर और उसके बाद किसान आंदोलन से लेकर और अभी तक जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब रही। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में जो 10 सीटों पर लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, सीधे सीधे बाकी पार्टियां यहाँ पर नजर नहीं आएंगी। किसी के कहने से क्या होता है? आप जमीनी स्तर पे देखिए ना, सीधा सीधा जनता का रुख क्या है। जनता को अब आप ये बात करें अगर भाजपा और जजपा है, तो अगर भाजपा और ये क्या कहते हैं कांग्रेस, अगर आप कह रहे हैं कि दो पार्टियों की लड़ाई है, तो ये दो पार्टियां जो है ये जब भी कभी काले कानून या कानून बनाती हैं, कभी जनता से पूछती हैं, कभी व्यापारियों के खिलाफ जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था जीएसटी का, व्यापारी कोई खुश नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार में हुआ था। C2+50 का फॉर्मूला जो था वो हुड्डा साहब 10 साल कांग्रेस की सरकार में उसके ऊपर कुंडली मार के बैठे रहे। काले कानूनों का भी कहीं ना कहीं ये जो ब्लूप्रिंट है ये कांग्रेस की सरकार में तैयार हो गया था। SYL के मुद्दे के ऊपर ये 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे भेज कर बैठ गए, कुछ नहीं किया। कांग्रेस की जो गलत नीतियां थी, कांग्रेस के गलत नीतियां जो जनता में थोपी गई थी, उसी वजह से भाजपा आई थी। भाजपा नहीं आती वरना कभी। और एक पार्टी बनती थी आम आदमी पार्टी, उसने कांग्रेस का भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा अन्ना आंदोलन किया था, अन्ना आंदोलन, जिसको प्रमाणित करने का काम किया था कि ये 2G, बफोर्स, वेस्टलैंड घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड और ये कॉमनवेल्थ जो बड़े बड़े घोटाले हैं, उसके खिलाफ एक पार्टी बनी थी और आज उन्हीं के साथ अलायंस करके बैठे। ठीक है, इस पर सुखबीर जी जवाब देंगे, बने हुए हैं। हाँ। नहीं, मेरा अभी खत्म नहीं हुआ ना, आपने तो सवाल अभी किया, अभी मेरे को उत्तर तो देने दीजिए। ठीक है। तो जब ये पार्टियां बनाती हैं कानून, तो सिर्फ क्षेत्रीय दल, जो क्षेत्र का दल है, उसके हितों को नहीं देखती, ये बना देती है और जनता में थोप देती है। अगर कोई क्षेत्रीय दलों की लड़ाई लड़ सकता है, क्षेत्रीय दलों की अगर कोई क्षेत्र की लड़ाई लड़ सकता है, तो वो क्षेत्र दल है। और क्षेत्र दल के अंदर भी लोग देखते हैं कि किस पार्टी का क्या कंडक्ट है जनता के प्रति। अब जब काले कानून आए तो आप मुझे बताएं, कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का कोई एक विधायक हो, कोई सरपंच पंच हो जिसने इस्तीफा भी दिया हो, सब अपनी कुर्सी पे चिपक के बैठे रहे। हुड्डा साहब तो बैठे रहे दिल्ली के अंदर अपने फार्म हाउस के अंदर। कोरोना काल के अंदर तो बाहर ही नहीं निकले बापू बेटा, कहीं कोरोना ना हो जाए। जब मंडियों में उठान नहीं हो रहा था, आज भी यही हाल है। आप बताओ, 17 मंडियों का ठेका, दूसरा ढूंढा ही बन पाया। हाँ जी, कुछ बोला कोई बीच में आवाज नहीं। ठीक है, बजरंग जी के पास जाऊंगी मैं इसका जवाब लेने। खैर, आपने आम आदमी पार्टी पर जो सवाल उठाया उसका जवाब लेते हैं। सुखबीर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, ठीक है रजत जी, अभी तो बहुत डिबेट है सर, पूरा वक्त बाकी, आप एक एक करके भी सवाल उठा सकते हैं। आप मेरे को सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए। उसमें मैंने अभी सुना कि ये एक भाजपा के प्रवक्ता, मेन तो हम भाजपा के प्रवक्ता है जिनको जवाब देना, ये बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, विदेशों की बात कर रहे थे। आज बताओ डॉलर की क्या हालत है, हमारा रुपया क्यों गिर रहा है नीचे? ऐसे थोड़ी ना रुपया गिरता है, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, बांग्लादेश की नहीं गिरती, आपकी कैसे गिर रही है? प्रति व्यक्ति आय के अंदर कहाँ इंडिया स्टैंड करता है? बांग्लादेश से भी नीचे 143 रैंक है, पिछले साल 120 रैंक था। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। सोना कहाँ है हमारा? 75,000 के पार। कोई लेने लायक है? किसी को छोड़ा है आपने गृहिणियों को, किसी के शादी ब्याह में कोई सोना खरीद सके?
उसके बाद हर चीज का रेट डबल कर दिया, स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रैक्टर, सबके ऊपर जीएसटी लगा के आपने दूध, दही और बच्चों की एजुकेशन पे कर दिया। आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है और बेरोजगारों को आप कहीं राम जी से इस पर जवाब लेंगे, कांग्रेस ने भी आरोप लगा दिए। ठीक है, शहीद सैनिकों पे आपने वोट मांगा, अब आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो, लोग रोजगार मांग रहे हैं, आप धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हो। सुखबीर जी क्या कुछ कहेंगे? रजत जी ने अभी कहा कि कांग्रेस का आपने भ्रष्टाचार उजागर किया, लेकिन आज उसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं हरियाणा में। आज नामांकन भी सुशील गुप्ता जी कर आए कुरुक्षेत्र में। देखिए ज्योति जी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी ने कल नामांकन पत्र दाखिल किया और जिस प्रकार से सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री उस नामांकन सभा में उपस्थित थे और जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र लोकसभा से सामान्य लोगों की बहुत भारी भीड़ ने जो जन समर्थन जुटाया, जो जन समर्थन दिया, वो अभूतपूर्व था। इसके अलावा डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के बारे में बता दूं, प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं, पूर्व प्रभारी हैं हरियाणा के और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी हरियाणा के। ठीक। और जो विगत में आज भी जो सांसद हैं नायब सिंह सैनी साहब 5 वर्ष से जो गायब रहे कुरुक्षेत्र लोकसभा से, वर्तमान में प्रदेश के अध्यक्ष हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। जिस प्रकार से पलायन किया है उसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने सुनने की गुंजाइश बचती नहीं है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल जी, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोयला चोरी करने का आरोप लगाया और जिस प्रकार से माननीय नवीन जिंदल साहब को जो आरोप पे सफाई तो अलग बात है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेके भारतीय जनता पार्टी ने और इनको कोहिनूर बनाने का प्रयास किया है, निश्चित तौर पे कुरुक्षेत्र और इस हरियाणा प्रदेश की जनता इन सारी बातों से भली भांति अवगत है। विगत के 10 वर्षों में जिस प्रकार से कोविड में जो एक आपदा रही और बाढ़ जो अभी आया पिछले वर्ष, जिस प्रकार से कहीं भी नवीन जिंदल जी की सहभागिता हो तो हमें बता दें। इसके विपरीत जिस प्रकार से निरंतर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी ने कुरुक्षेत्र के किसान के साथ, कुरुक्षेत्र की जनता के साथ जिस प्रकार से कंधा मिला के इन दोनों आपदाओं में काम किया, आपके चैनल ने भी अनेक बार उनको दिखाया है, बताया है। रजत जी तो अभी कह रहे थे कि कांग्रेस का अब रुकिए ना, रुकिए, साथ में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब दे दीजिए जी। इसके अलावा जो कल पानीपत में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल, जो पानीपत भी करनाल लोकसभा का हिस्सा है, जो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रत्याशी जो लोकसभा करनाल से हैं, उनका जो विरोध हुआ उससे ये पता चल जाता है कि किस प्रकार की बौखलाहट है। और एक डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मामले में वहां के जो गठबंधन के प्रत्याशी है दिव्यांशु बुद्धेराजा, उनको एक बहुत मामूली मामले में पीओ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर देना निश्चित तौर पे लोकतंत्र की हत्या करने का इनका प्रयास है। और अभी मेरे साथी रजत भाई कह रहे थे, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी मात्र 10 वर्ष में राष्ट्रीय पार्टी बनी है, राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में कौन कब किसके साथ जाएगा, यहां कोई भी, ना कोई पार्टी ना कोई राजनीतिक व्यक्ति, हर आदमी को स्वतंत्र तौर पे कहीं भी जाने का अधिकार है। मैं कुछ और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, कोई विषय नहीं है, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं इस विषय पे, उन बातों का कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा जो जिस प्रकार से मैं जरूर मैं राष्ट्रीय जी बात करूंगा, जो विगत के 10 वर्षों की विफलताएं हैं। देखिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहने वालों ने घरेलू गैस जो है उसको 3 गुना करके 1100 रुपये पहुंचाने का काम किया, पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचाने का काम किया, और नोटबंदी में जिस प्रकार से कर्मचारियों की छटनी हुई और आम आदमी का जीवन बेहाल हुआ, ये सारे विषय नहीं। मुझे 2 मिनट का टाइम दे। बेरोजगारी में जिस प्रकार से सभी कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष का वायदा था, 2 लाख रोजगार प्रति वर्ष भी नहीं दे पाए, और जो गरीब के मजदूर के बच्चे को भारतीय सेनाओं में रोजगार मिलता था 70-80 हजार, वो समेट के इन्होंने मात्र 10,000 रुपए कर दिया, और जो सार्वजनिक उपक्रमों में
जिस प्रकार का एक स्थायी रोजगार मिलता था वो सारा का सारा इन्होंने पूंजीपति मित्रों को सार्वजनिक उपक्रम बेचकर जिस प्रकार से रोजगार पे और युवाओं के हितों पे कुठाराघात किया है वो बहुत कुछ बता देता है। कृषि की बड़ी बात कर रहे थे, अरे किसानों के लिए कितनी बड़ी मार आपने मारी है। प्रधानमंत्री ने 2013 में कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन की C2+50 में मैं मांग पूरी करूंगा। या तो वो कलम आज कहीं टूट गई है या पूंजीपतियों के गिरवी कर दी है। उसके बाद 3 काले कानून, 13 महीने तक किसानों का आंदोलन, और जब समाप्त हुआ आपने भरोसा दिया था इस देश के किसान को कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून लाएंगे। कहां गया बता देंगे अपने वक्तव्य में। 14 फसलों पर नहीं छोड़ दे, बीच में बोलना बंद करो। बीच में बोलना ठीक नहीं। 14 फसलों अरे फिर बोल नहीं पाएंगे आप। नहीं ये ठीक नहीं है। राष्ट्रीय बंद करिए इनको। वो जवाब तो दे रहे नहीं जवाब अपने समय में देना। जवाब तो दे रहे अपने समय में जवाब दे, अपने समय में जवाब दे। और अर्थव्यवस्था को -23 पॉइंट लोग पहुंचाने वाले लोग, इसके अलावा 80 करोड़ लोगों को आपने मात्र 5 किलो अनाज में समेट दिया। ये बेशर्मी का विषय है। और उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड में जिस प्रकार से लूट आपने मचाई, ऑफिशियली 8,552 करोड़ लूट के बैठ गए आप, और अवैध तरीके से और कितना ही लूटा है ये देश प्रदेश सब देख रहे हैं और सबक सिखाएगा। आप याद रखना। इससे आपने कहा था कि हम 100 दिन में काला धन लेके 15 लाख देंगे, कहा आपको मिल गए? ये बता दें भारतीय पार्टी के प्रवक्ता। और 2022 में आपने कहा था कि हर परिवार को घर देंगे, और 2016 में वायदा किया था किसान की आय दुगनी करेंगे। कहीं बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देश और प्रदेश के सामने आप और आपकी पार्टी पूरी तरह नंगी हो चुकी है। उसके बावजूद तो केजरीवाल पर आरोप लग गए हैं। उसके बावजूद कितना कुछ किया आप लोगों ने, केजरीवाल पर आरोप लगे हैं, कई मंत्री जेल में हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा सुखबीर जी, आप कुरुक्षेत्र की बात कर रहे थे, अभय चौटाला को क्या आप मैदान में नहीं मान रहे? नेलो प्रत्याशी को आप मैदान में नहीं मान रहे? नवीन जिंदल का आपने जिक्र कर लिया, आप कुरुक्षेत्र प्रत्याशियों पर आइए। देखिए मैंने कुरुक्षेत्र के बारे में बात करी, जो ये तो दूध का दूध और पानी का पानी 25 तारीख को हो जाएगा, नतीजे आ जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार का माहौल है वो मैंने बताने का काम किया। अभी जिस प्रकार से आप भी बात कर रहे थे शराब की, हरियाणा प्रदेश में जो SIT बनी थी उसकी रिपोर्ट है कि प्रदेश में 9,519.98 करोड़ यानी कि करीब 9520 करोड़ के राजस्व का नुकसान भारतीय जनता पार्टी की लूट के कारण हुआ है। ये बता देंगे अगर रिपोर्ट ना हो तो। बता दें रिपोर्ट जी, इस पर जवाब देंगे। नहीं है कुछ भी इनके पास, जवाब सुन लीजिए। नहीं है इनके पास कुछ भी। मैं तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ और आपके पास कोई तथ्य नहीं है। एक भी सवाल का अगर जवाब दे दें आप। ठीक है राम जी। झूठे आप हैं और प्रधानमंत्री जी निरंतर 10 साल से झूठ बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम आंकड़ों बात करते हैं। सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके शीर्ष नेतृत्व समेत सब झूठ बोलते हैं, सब झूठे हैं, आंकड़े बता रहे हैं। SYL हमारी जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री जी से पूछो, जीवन रेखा के बारे में प्रधानमंत्री जी से पूछो। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, क्या कहा था SYL के बारे में, क्या कहा था बता दो, आप ही बता दो। कुछ नहीं है कहने के लिए, SYL चलाते रहो, कुछ नहीं है इस बात का, कोई मतलब नहीं है। अरे झूठे लोग आप, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। 2 राज्यों में विवाद है तो कौन फैसला करेगा? और मैटर सब ड्यूटी से 6 बजे की बात करते हैं। हाँ बोल लिए, 6 बजे की बात करते हैं, कुछ नहीं आपके पास। तथ्यों पे बात करा करो, आंकड़ों पे बात करा करो, आंकड़ों पे। झूठे हो आप, प्रधानमंत्री समेत सब झूठे हो आप। आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है, सब झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है। आप झूठ की दुकान है, झूठ की दुकान है। कुछ कहने के लिए नहीं आपके पास, कुछ कहने के लिए नहीं है। और बीच बीच में ये डिस्टर्ब करते हो ना, ये सुखबीर तंवर डिस्टर्ब नहीं होता। आंकड़ों पे बात करता हूँ और आप झूठे लोग हैं। अरे झूठे लोग हैं आप, चुप बैठिए। प्रधानमंत्री से पूछो साल में क्या किया। ठीक है, प्रधानमंत्री बताए, बजरंग जी, प्रधानमंत्री बताए, खट्टर साहब बताए, नायब सिंह सैनी साहब बताए, सुखबीर जी। ठीक है, बजरंग जी कुछ कह रहे हैं। इससे पहले 60 साल में कोर्ट किसने बना दिया? बताइए किसने बना दिया? बेवजह की बात करते हैं, बजरंग जी पता कुछ है नहीं। देखिए आज लोकसभा चुनाव है,
और सारा देश देख रहा है और सारा देश इंतजार कर रहा है, खास तौर पे आपकी चैनल की तरफ भी देख रहा है भाई क्या रिजल्ट आने वाला है, लोगों की क्या भावना है। हमने अपनी जो पार्टी की उपलब्धि है, जो हम करने जा रहे हैं, जो हमने पहले किया है, वो हम जनता को बताना चाहते हैं। हर एक पार्टी अपनी स्तर पर लगी हुई, लगनी भी चाहिए, इसमें कोई दो राय। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आज मुद्दा क्या है? हर एक आदमी चाहता है। अभी रजत जी भी सवाल कर रहे थे, उसका भी जवाब भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है आम आदमी पार्टी ने उजागर किए और वही कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। बजरंग जी, राजश्री जी, एक सवाल आपने पूछा, उसका जवाब मुझे जवाब पूरा करने दिए। जहाँ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार फैलाने वाले, आप देखिए हरियाणा के अंदर सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, शराब घोटाला जिसकी एफआईआर दर्ज है, पुलिस कस्टडी के अंदर शराब करोड़ों में बेच दी गई, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़ा गया। कोरोना के अंदर अरबों रुपए की रजिस्ट्रियां हो गई, लाखों लोग मर रहे थे, उसकी एफआईआर दर्ज सरकार ने दर्ज कर रखी है। एसआईटी गठन है, आज तक मुख्य आरोपी नहीं पकड़े गए। किसानों की जमीन सस्ते भाव में खरीद लेते थे, सेक्शन 4 का कमा गए और उसको बिल्डरों को महंगे भाव में बेच देते थे। सरकार देख रखी है, जनता ने नकार रखा आपको। मिर्ची लगती है, शर्मा जी का मिर्ची लगती है। शर्मा जी मिर्ची ना लगाओ, सुनो, सुनना चाहिए जो जनता सुनना चाहती है। आपने पर्चा दर्ज कर रखा है, मैंने नहीं दर्ज किया, सरकार की एफआईआर दर्ज है। एसआईटी गठन सरकार की तरह, क्यों नहीं पकड़ते मुख्य आरोपी को? आप झूठी, आपकी पहले तो मलाई खाए गए, लूट घसूट करे गए, ये कहते हैं जो घोटाला हुआ है उसकी जांच मुख्यमंत्री बोलता है। ऐसे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। विवेक जी कुछ कह रहे थे, ठीक है, विवेक जी की बात सुन लेते हैं। नहीं ऐसा ठीक है। बजरंग जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा उसका तो आपने जवाब दिया नहीं अभी। भ्रष्टाचार पे अगर आप लोग बात कर रहे हैं तो आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस के अगेंस्ट खड़ी थी एक वक्त पे। राजश्री जी, आज के सुनिए, आप मैं पूछा आप पार्टी जी हमारे खिलाफ खड़ी थी, मगर ये तो पूछ लो, जहाँ आप पार्टी की बात है या अनिलों की बात है, जेजेपी की बात है, बीजेपी की बात है, मेरे वही चीज जेजेपी के साथ भी है। अभी जेजेपी गठबंधन में थी, गठबंधन टूटा, अब अगेंस्ट है। बिल्कुल ठीक है। विवेक जी क्या कुछ कहेंगे? राजश्री जी, मैं यही, राजश्री जी मुझे पूरा मेरी बात पूरी करने दो, बीच में हमेशा काट देते हैं, मेरी बात पूरी करने दो। जहाँ थी हो जाएगी, इनकी बात पूरी नहीं होगी। आपकी हो जाएगी पूरी, आप पूरी कर लेना। आपने मलाई खा ली, आप पूरी कर लेना। किसी बोलने देते ही नहीं, अपने हमारे समय में बोलने दो, हमारे समय में बोलने दो, हमारे समय में क्यों डांग रखते हो? 4.5 साल माल खा के इनकी बोलने भी नहीं देते, इन लोग डंडे दिखाते हैं, काले डंडे से स्वागत करते हैं, बोलने देते नहीं। ये बात तकलीफ, आपको तकलीफ हो रही है, आपने छोटा क्या बीजेपी की, ठीक है, आप खा गए, सरसों आप खा गए, बजरंग जी, लेकिन ठीक है, आप अगर आप किसके पास थे? ठीक है बजरंग जी, तमाम तरह के मुद्दे आप अपने अब लिस्ट पे आइए। पहले पार्टियों, ठीक है, आप लोगों ने 8 सीट पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, धीरे धीरे कुछ लोग नाराज हुए, चाहे हम किरण चौधरी की बात करें, चाहे उसके बाद अगर हम ब्रिजेंद्र सिंह की बात करें, उसके बाद अगर हम करण दलाल की बात करें, पहले नाराजगी हुई, फिर वो लोग कह रहे हैं कि हमारा तो खुला समर्थन है, कांग्रेस ने जिसे भी प्रत्याशी बनाया उन्हें हम समर्थन देंगे। कांग्रेस इकट्ठा क्यों नहीं हो पाती है एक मंच पर? यही राजश्री बताया चाहता। राजश्री जी, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का बयान आया है, खुले तौर पे मैं पूरे हरियाणा में घूमूंगा और जहां जहां मेरी ड्यूटी काम करूंगा। जहां हिसार के अंदर उनके लड़के विजेंद्र जी ने टिकट मांगी थी, उन्होंने कहा जब जयप्रकाश के लिए मैं वोट मांगूंगा और खुला समर्थन मेरा है, साथ दूंगा। तो आपने कैप्टन अजय सिंह का बयान सुन लिया, मतलब दलाल का बयान सुन लिया। आपने झूठ बोल के ये मतलब क्या होता है? जो वर्कर जो होते हैं,
जो ये वर्कर सुनो की बात, हर एक ने मीटिंग बुलाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मीटिंग लाई और खुला ऐलान किया। हाईकमान ने जो फैसला लिया है, सोच समझ के फैसला लिया है, हम फैसला का स्वागत करते हैं। वो क्या होता है, वर्करों की मीटिंग बुलानी जरूरी होती है, वर्करों से बातचीत करके काम तो वर्कर ने करना है, वर्कर को कहना पड़ता है आप मैदान में जुट जाओ भाई, अगला हमारा फैसला हाईकमान का मंजूर है। यही सारे नेताओं ने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं आप चिरंजीव राव भी दिलासा देते हुए नजर आ रहे थे। कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम को लेकर सस्पेंस काफी समय से था। दुग्गल ने सरसा की जनसभा के अंदर खुला कहा मेरी नौकरी खोस ली और यहाँ तक कि मैं जो टिकट काट दी। आज तो महेंद्र प्रताप भी कहीं ना कहीं नाराज दिखे हैं, महेंद्र प्रताप भी नाराज दिखे हैं। आज 3 उदय भान ने हालांकि इस चीज को मैनेज किया, बाद में ये बोलकर कि 3 जगह नॉमिनेशन थे तो जरूरी नहीं है हर जगह पहुंच जाए। नहीं पूछ सकते, ये बिल्कुल सही कहा। आज देखिए राज बब्बर जी का फार्म कईयों फार्म भरवाया, तो महेंद्र प्रताप जी के साथ खड़ी है, पूरी पार्टी साथ खड़ी है, यहाँ तक कि हुड्डा जी का खुला समर्थन है। टिकट किसने दवाई है, बकाल किसने की है? कांग्रेस नेता अगर करण दलाल उन्हें कह रहे हैं कि मैं समर्थन दूंगा तो वही पहुंच जाते नॉमिनेशन में। खैर ठीक है, चलिए विवेक जी कुछ कह रहे थे, विवेक जी की भी बात सुन लेते हैं। राष्ट्रीय सीईसी कमेटी फाइनल कमेटी थी, फाइनल कमेटी के अंदर या तो सीएलपी नेता, प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी 3 मेंबर सिर्फ बैठते हैं हरियाणा की तरफ से, चौथा मेंबर नहीं होता। टिकट दुआने में किसका रोल है? तो नॉमिनेशन के लिए नहीं जाते तो कम से कम उनके साथ तो जा सकते थे, वो भी कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं। टिकट नहीं मिली तो अलग बात है। ठीक है, विवेक जी कुछ कह रहे थे। बताता हूँ, आप देखना जो जनसभा फरीदाबाद में होगी, ठीक है बजरंग जी, विवेक जी कुछ कह रहे हैं, ठीक है उनकी बात भी सुन लीजिए। ठीक है और पूरे आज ठीक है बजरंग जी, वो तो दिखेगा ही मंच पर, कितनी कांग्रेस कहाँ पर इकट्ठा होती है वो तो दिख जाता है सर। सीट आने तो चिंता कर रहे हो, 10 की 10 सीटें ठीक है जीतेंगे। ठीक है बजरंग जी, ठीक है रजत जी भी बने हुए लगातार, विवेक जी भी बने हुए। विवेक जी राजश्री जी आप वेट करेंगे कैसे होगा, आप अपनी बात रखिए, वो शांत हो जाएंगे वो खुद ही। राजश्री जी, मैंने सभी प्रवक्ताओं को सुना, आज एक होड़ है किसानों के हितैषी बनने की। मैं बारी बारी अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था। जब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो बीच में बीजेपी के प्रवक्ता बात करने लगे 14 फसलों पे एमएसपी। तो इनसे पूछना चाहूंगा कितने प्रदेशों में देने का काम कर रहे हैं? अगर 14 फसलों में एमएसपी देने की बात ये करते हैं, 2019 से पहले कितनी फसलों पे एमएसपी देने का काम कर रहे थे? आज ये बताने का काम करें कि 72 और 48 घंटे में हमने किसान के खाते में पेमेंट पहुंचाने का काम किया। आज 1.5 महीने में क्या हुआ कि मंडियां आंटी पड़ी है, मंडियों से धान नहीं पा, गेहूं नहीं उठ पा रहा। आज के दिन मंडियों के ये हालात है, 3 रुपए 6 रुपए कट्टा लिया जा रहा है लोडिंग के लिए। वो कौन ले रहा है? आज आप बताने का काम कीजिए। अगर किसान तो अभी जेजेपी से ज्यादा नाराज है, किसान तो जेजेपी से ज्यादा नाराज है क्योंकि किसानों ने यहाँ बैठ के आप नहीं बता पाएंगे। बिल्कुल मैं नहीं बता रही हूँ, आप तस्वीरों में देखिएगा किसानों की नाराजगी जब गठबंधन हुआ था उस वक्त से है, किसानों की नाराजगी उस वक्त से है। तो आप लोगों के वादे अलग थे किसानों को लेकर। नहीं नहीं बिल्कुल विवेक जी, आप वो दिन मत भूलिए, बिल्कुल नहीं, आप वो दिन मत भूलिए जब किसानों के साथ आप लोगों ने वादा किया था, उसके बाद किसान वर्ग में ही नाराजगी थी। अभी अगर आप किसान हितैषी बन जाएंगे, फसलों का एमएसपी गिनाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि 10 सीटों पर आपने प्रत्याशी उतारे तो किसान खुश हो जाएंगे। नाराजगी तो दिख रही है। आप बोलिए, पहले अपना सवाल पूरा कर लीजिए। बिल्कुल, मैंने सवाल यही पूछा कि मैंने अचानक से किसान हितैषी कैसे आप लोग? नहीं, आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर 14 फसलों पे एमएसपी खरीदने, एमएसपी पे खरीदने और किसी ने काम किया, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने किया। बीजेपी अनेक प्रदेशों में सरकार है, कि कितने स्टेट में 14 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। हमने किसानों के खाते में डालने का काम किया। बीजेपी बताने का काम करे कितने प्रदेशों में किसानों के खाते में डालने का काम किया। आज के दिन अगर आप कहते हैं कि इन्हें चुप कराए, पता लग जाएगा 10 की 10 सीटें ताजे डिबेट पे बैठना शुरू हुए, इसलिए बीच में बोलते हैं। हमने धैर्य से
सभी की बात सुनी, मैं भी सुन रहा हूँ। रजत भाई देखिए, भी सामने जेजेपी बैठे को हैं, नहीं पसंद किया जा रहा, उसका कारण ये है कि अचानक से जब खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे थे तब तो फिर ये इस तरह के स्टेटमेंट आए नहीं, किसानों का जब प्रदर्शन चल रहा था तब तो इस तरह के स्टेटमेंट आए नहीं। आपको स्टेटमेंट याद कराने के ऊपर राष्ट्रपति जी, बिल्कुल, आप किसानों का स्टेटमेंट बताइए, रजत जी को भी याद होगा, आपके वादे तो अलग थे चुनाव में। आपको याद दिलाना चाहूंगा, बिल्कुल, अभी लोकसभा चुनाव है, फिर विधानसभा चुनाव भी है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव भी अभी है, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। अगर रजत जी मेरी बात से सहमत होगी कि उन्होंने तो देखा होगा, सुखबीर तंवर जी भी यहीं बैठे हैं, बजरंग जी भी यहीं बैठे हैं, चुनावी वादे अलग थे जेजेपी के किसानों को लेकर। चल पाएगी अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़ के देखिए अपना घोषणा पत्र। अगर आप मेरे को बोलने नहीं देंगे, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप बात ही नहीं कह रहे हैं। भी चाहूंगा, मैं बताना भी चाहूंगा, आपने जो बात कही, किसानों का जब आंदोलन चल रहा था, आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने एक ही बात कही थी, अगर एमएसपी पे आ जाएगी तो एक दिन सरकार के साथ नहीं रहूंगा। और एमएसपी देने का काम हमने प्रदेश के अंदर किया, 48 और 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में हमने पेमेंट दी। आज क्यों नहीं भेजी जा रही? आज क्यों लिफ्टिंग के नाम पे अनाज उगाई हो रही है? आज अगर किसान को बीज देना पड़ रहा है, उसके लिए भी ब्लैक देना पड़ रहा है। आज अगर किसान को कोई दवाई लेनी है, उसके लिए भी ब्लैक देना पड़ रहा है। आज लंबी लंबी लाइनें लग रही है मंडियों के बाहर। ठीक है, पुराने साथी है राम जी, जवाब देंगे इस पर। मंडी से आज तक लिफ्टिंग नहीं हुई, गेहूं का सीजन निकल गया, आज तक लिफ्टिंग नहीं हुई, किसकी नाकामी है? तो किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं फिर? किसान विरोध क्यों कर रहे हैं जेजेपी का? फिर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे, किसानों ने ही उनका विरोध किया था। कहाँ किया था? बुचाना के पास बिल्कुल पुरानी वीडियो आप निकाल कर देखिएगा। नहीं, पुरानी वीडियो नहीं, आपकी बताइए ना आप। विवेक जी, गठबंधन टूटने के बाद का ये वीडियो है, आप जरूर देखिएगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो अगली डिबेट में मैं जरूर दिखाने की कोशिश करूंगी आपको। दिखाने का काम किया, किस लोगों ने विरोध किया? ठीक है रजत जी, क्या कुछ कहेंगे सर इस पर? विरोध की आप बात करते हैं, हम तो एक चीज जानते हैं, जिन लोगों ने विरोध किया वो सबके सामने आ गए। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं, किसानों का अगर हमने भला किया, किसानों का अगर हमने जो मुख्य पार्टी के जो अध्यक्ष रहे हैं, तमाम जो आप लोगों का एक बैकबोन रहा है, कहीं ना कहीं वही लोग अब पार्टी में नहीं है, तो मैं क्या ही कहूँ। अगर आप मानने को तैयार नहीं है वो अलग बात है, ठीक है। पूर्व अध्यक्ष ठीक है रजत जी, रजत जी, पुरानी सरकारों को लेकर बार बार बीजेपी कहती रहती है कि पुरानी सरकार में भ्रष्टाचार था, हम 10 साल आए तो हमने बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी, रोजगार दिया गया, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, पोर्टल सिस्टम हम लेकर आए, इसका फायदा हो रहा है। पोर्टल से तो देखिए, पोर्टल से तो सबसे ज्यादा दुखी है जो आज जनता है ना, वो पोर्टल में इतना उलझा दिया कागजों में, पोर्टल के अंदर, फैमिली आईडी के अंदर, कि जनता जो है वो उसका अब जवाब देगी कि ये पोर्टल की वजह से मेरा फसल मेरा ब्यौरा, फिर कैपिंग लगा दी है। अगर कोई 60 क्विंटल लेके आया तो 40 क्विंटल की लगा दी, बाजरे के ऊपर 20 क्विंटल की कैपिंग लगा दी। किसान के पास 30 क्विंटल अगर उसका बेचारे का अगर अनाज निकल गया तो कहते हैं वो नहीं लेंगे, यहाँ से ले जाओ आप, तो हमारा तो मेरा फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से हमारा सारा सिस्टम हमने कर दिया है। पहले क्या होता था, बहुत बढ़िया होता था, चाहे रात को 12 बजे भी तुले, सीधा जो किसान की, देखिए अनाज के ही पैसे है ना, पैसे तो चाहे आज किसान के हाथ में मिल रहा है। अगर आड़ती दिया तो 18 से 21% ब्याज दिया करता था आड़ती, अगर पेमेंट लेट होती थी, ऐसी बात नहीं है। आज ये दिक्कत उठान की भी इसलिए आ रही है क्योंकि 17 मंडियों का ठेका कोई मुख्यमंत्री जी के कोई चहेते हैं उनको दे दिया, जिनके पास एक रेडी तक नहीं है, एक ट्रैक्टर तक नहीं है, एक ट्रक तक नहीं है उठान के लिए। 17 मंडियों का ठेका दे दिया एक ही व्यक्ति को, और वो मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं, ठीक है। और वैसे मैं ज्यादा इन पे जजपा वालों पर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि वो लोग सामने आ गए। अब सिवानी में विरोध हुआ और हरियाणा के और हिस्सों में, अलग अलग हिस्सों में विरोध हुआ। वो किसान है, उन्होंने जो है वो अशोक तंवर जी का भी विरोध किया, भाजपा और जजपा का दोनों का विरोध करे। वो किसान है, उनको आप पार्टी का अगर आप नाम लेके, हमारी पार्टी का नाम लेके अगर ऐसे करना चाह रहे हैं, देखिए वो बहुत बड़ा, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं है, हम चुनाव के अंदर बिजी है, हमारे पास इतना नहीं है। तो जनता जो है वो अपने आप विरोध कर रही है, जिनको आपने तंग किया। अब आप देखिए, ये कहते हैं प्रजातंत्र लोकतंत्र के अंदर, अब भाजपा वालों का भी हर जगह विरोध हो रहा है। कौन सी जगह नहीं, आप मुझे बताइए। हिसार के अंदर नहीं रंजीत जी का हुआ है, आप मुझे बताइए। अशोक तंवर जी का हुआ, भिवानी के अंदर इनका विरोध हुआ, इनके कैंडिडेट का। उसके बाद इनके कैंडिडेट का यहाँ पे रोहतक के अंदर बहुत विरोध हो रहा है, सोनीपत में हो रहा है। क्यों विरोध हो रहा है? बाड़ा में भी शुरू हो गया, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो आप देख लीजिए हाल क्या है। नवीन जिंदल के ऊपर तो कोयला घोटाले का इल्जाम खुद भाजपा वाले लगा चुके हैं।
लेकिन इनकी ये आदत है, जैसे ये क्या करते हैं कि अब आखिरी में अगर कोई और मुद्दे नहीं मिले तो धर्म के नाम पर कहीं कहीं शहीदों के नाम पर वोट मांग लो। लेकिन रजत जी, मेरा सीधा सा सवाल ये कि 1996 से पार्टी है हरियाणा में, इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो, लेकिन जो आधार पहले का रहा है, अब तो हाँ, अब पहले और अब में काफी फर्क है। इसका कारण क्या है? कोई फर्क नहीं है। आप मुझे बताइए क्या फर्क है। हम 2019 से पहले 10 साल तक मुख्य विपक्षी दल थे हरियाणा के अंदर। ठीक है। कांग्रेस थोड़ी ना। 2014 में कांग्रेस का अंत से एक MP कम था, हमारा एक MP ज्यादा, 2 लाख वोट ज्यादा थे हमारे। क्या क्या आप बताइए। वो तो 2019 के अंदर ये पार्टी की फूट हुई, सिर्फ ये कारण था और कोई कारण नहीं है। वो जनता का विश्वास तो था। अब देखिए, अब नेता तो ऐसे तो कोई भी अपने आप को बोलते, जब जनता के बीच में आप, जब आपको जनता आपकी कथनी करनी देखती है ना, कि जनता देखती है कि व्यक्ति कैसा है। अब अभय सिंह चौटाला जी को कोई कैसे जानता, चलो अगर ये इन्होंने करा जो कुछ करा, लेकिन वो चट्टान की तरह मजबूती से खड़े रहे जनता के साथ, उन्होंने हार नहीं मानी। और कुछ जिद्दी कर्मठ कार्यकर्ता थे जो ईमानदारी के साथ पार्टी के साथ खड़े हुए, कि कोई सत्ता का कोई भूख नहीं, कोई लालच नहीं, कम से कम चैन से तो सोते हैं रात को। कम से कम जनता की जब लड़ाई लड़ते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, सच की लड़ाई लड़ते हैं, जनता के साथ खड़े होते हैं। जनता कुरुक्षेत्र सीट पर क्या देख रहे हैं? कुछ मेरे को कई बातों का जवाब देना है। यहाँ कई बातें बोल गई। अभी यहाँ आम आदमी के प्रवक्ता थे, उन्होंने ये बोल दिया कि बाढ़ में और काले कानून के अंदर ये दिखे हमारे को। मुझे कुरुक्षेत्र छोड़ो, पूरे हरियाणा में कहीं सुशील गुप्ता दिखे हो या किसी हरियाणा के और हिस्से में दिखाई दी हो तो मुझे बताने का काम करें। उसकी फोटो अभी इसी लाइव डिबेट पे दिखाने का काम करें। मैं आपको बताता हूँ बाढ़ में क्या रोल था आम आदमी पार्टी का। भगवंत मान, जब यहाँ हमारे किसान मर रहे थे, पशु मर रहे थे, घरों के अंदर जान माल का नुकसान हुआ, उसके बाद फसलें तबाह हो गई, भगवंत मान की स्टेटमेंट थी, हुन चाहिए पानी, हरियाणा आ रहे हो, हुन चाहिए पानी। जले पे नमक छिड़कने का काम किया भगवंत मान ने। एक्सवाइल के लिए पता क्या बोलते हैं? एक बूंद पानी नहीं देंगे। उल्टा बाढ़ के अंदर सुशील गुप्ता ने ये कहा कि हरियाणा ने पानी छोड़ दिया इसलिए दिल्ली में बाढ़ आ गई। जब पानी नहीं आता तो सुशील गुप्ता राज्यसभा में ये बोलते थे कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा। एक्सवाइल की बात नहीं करते थे, कहते हरियाणा पानी नहीं दे रहा। प्रदूषण की बात होती है तब वो सुशील गुप्ता ये बोलता है कि हरियाणा की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। गाड़ियां रोकी जाती है, हरियाणा की रोडवेज तक की बसें रोकी जाती हैं, तब बोलते हैं कि हरियाणा वाले ऐसे, अंदर नहीं घुसने देंगे हरियाणा वालों की गाड़ियों को। ये हरियाणा के से इतनी नफरत करते हैं। और सुशील गुप्ता ये कहते हैं कि अगर मुझे कुरुक्षेत्र की जनता बुलाएगी, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, पूंजीपति, उद्योगपति, जिसका काम सारा का सारा, जो रहने वाला दिल्ली का है, जिसकी फैमिली अब दिल्ली में आई है, दिल्ली से आई है घर से उठ के नामांकन करवाने, वो ये आज ये कहता है कि अगर कुरुक्षेत्र की जनता मुझे बुलाएगी तो मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। यानी अगर कुरुक्षेत्र की जनता 5 साल नहीं बुलाएगी तो महाशय 5 साल तक दिल्ली में ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं सुखबीर जी से। आएंगे नहीं। ठीक है सुखबीर जी, दूसरी बात, एक मिनट, आपने तो समय कम दे रहे हैं, आप मुझे खत्म करने दीजिए। 1 मिनट का समय दीजिए, उसके बाद में क्लोजिंग मत देना। आपकी कॉल को बात करनी है। अभी यहाँ पे बात हो रही थी भाजपा के प्रवक्ता की। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा है कि 70,000 किलो हीरोइन 5 लाख करोड़ की कहाँ चली गई। आज ब्रिजभूषण के लड़के को परिवारवाद की बात करते थे, प्रज्वल रेवन्ना के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नया ब्रांड एम्बेसडर ब्रिजभूषण के लड़के को टिकट दे दी। उसके बाद अगर बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से ये पूछो कि इनका सोनीपत का जो कैंडिडेट है, क्या वो हरियाणा का वोटर है? ठीक है, हो गया। उत्तराखंड का वोटर है? जो गुरुग्राम का कैंडिडेट है वो हरियाणा का वोटर है? ठीक है, या उत्तर प्रदेश का वोटर है? ठीक है रजत जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। देखिए ज्योति जी, अभय सिंह जी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। जो भी रजत भाई ने बात करी, देखो तो चुनावी लाभ लेने का प्रयास है, इन बातों का कोई महत्व नहीं है। बाकी कुरुक्षेत्र की जनता है, वो फैसला कर लेगी। इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हर एक आदमी के बीच में कह रहे हैं 400 पार, इनका हाल वो होने वाला है जिस प्रकार से हरियाणा में विगत के विधानसभा के चुनाव में इन्होंने 75 पार का नारा दिया था और आई थी मात्र 40, और वही हाल इनका होगा। ये 400 तो छोड़िए, 300 तो छोड़िए, 200 पार पे भी हाफने लगे हैं। जिस प्रकार की नई नई ये बेहूदी बात और अलग अलग प्रधानमंत्री जी क्या क्या कह रहे हैं वो सब आपको पता है। और क्यों ये हश्र इनका होने वाला है खासतौर पर हरियाणा में, उसके लिए मैं हरियाणा से संबंधित कुछ आंकड़े आपको बता दूं। शिक्षा में जिस प्रकार से हजारों स्कूल इन्होंने मर्जर के नाम पे बंद कर दिए और शिक्षा का निजीकरण इन्होंने किया,
स्वास्थ्य का आप हमारे यहीं 100 मीटर की दूरी पर जिस प्रकार से गुड़गांव के अस्पताल में 10 साल से ईंट नहीं लगी, वो शिक्षा स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा उदाहरण, इनके कुछ नहीं कहने के लिए। बिजली दिल्ली में और पंजाब में बिजली फ्री बिजली है पूरी तरह, और हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है और पूरी बिजली आती नहीं है। इसके अलावा सड़कों की अगर मैं बात करूं, हरियाणा प्रदेश की सभी आंतरिक सड़कें जर्जर और जानलेवा है। अनेक दुर्घटनाएं सड़कों की वजह से हो रही हैं। और जिस कृषि की बड़ी बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया, दोनों गठबंधन के साथी उलझ रहे थे आपस में। इस सरकार की विफलता का प्रमाण ये है, विगत के 10 वर्षों में यूरिया और डीएपी की निरंतर कालाबाजारी रही है। ये प्रदेश की जनता इस बात को जानती है। रोजगार की बड़ी बात कर रहे थे, बेरोजगारी का जो आलम इनके राज में रहा है, जो CMIE के आंकड़े हैं, और जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश का युवा नशा और अपराध की तरफ अग्रसर है, वो अपने आप में बहुत कुछ सिद्ध कर देता है। महिला सुरक्षा में जो NCRB के आंकड़े हैं, वो सारे प्रदेश की आंख खोलने वाले हैं। महिलाओं पे जिस प्रकार का अनाचार अत्याचार इनके सरकार में हो रहा है, और जो इनका नारा था जो हरियाणा से दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जिस प्रकार से अनेक प्रदेशों में जहां इनकी सरकार है, जहां इनका समर्थन है, वो अभी